ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि तेहरान के साथ भी हिंदुस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और टेल अवीव के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगले चंद घंटों के अंदर दुनिया में एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है, जबकि वो जानते हैं कि इसका हश्र सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि इजराइल को तो आप मिटा नहीं सकते, वो वहां रहेगा। मेरा ख्याल है ईरान ने ये सोचा नहीं था कि ईरान के अंदर इस तरीके से अटैक हो सकती है बाय इजराइल। अब ये किसका बदला लिया जा रहा है? हमास के लीडर, हमास के बॉस इस्माइल हानिया का। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या ईरान 12 या 13 अगस्त को हमला करेगा या मंडे यानी कि अगले चंद घंटों के अंदर ईरान हमला कर देगा, तो अभी तक की जो डेवलपमेंट्स है उससे मुझे ये लगता है कि ईरान 12 या 13 का इंतज़ार नहीं करेगा, बल्कि अगले चंद घंटों के अंदर हमला करने वाला है। लेकिन जो अब तक की डेवलपमेंट हो चुकी है उसमें ऐसा लगता है कि ईरान इतनी देर इंतज़ार नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रशिया, कहा यह जा रहा है, ख़बरें ये बता रही हैं कि रशिया के कई कार्गो प्लेन्स वेपन्स की बड़ी शिपमेंट्स लेकर ईरान पहुंच चुके हैं। तो रशिया की तरफ से ईरान को भरपूर मदद की जा रही है और दी जा रही है वेपन्स के लिए, असलहे के लिए। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इससे भरा पड़ा है, जिसमें ये बताया गया है कि रशिया सेंड्स बिग वेपन्स शिपमेंट्स टू तेहरान। इससे पहले आपको पता है कि यूएस की तरफ से प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये कहा था कि इज़राइल की इतनी कैपेसिटी नहीं है या उसके पास वेपन्स की, हथियारों की, इक्विपमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ईरान से लड़ सके। तो अब ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनको देखने के बाद ये पता चल रहा है कि अमेरिका की तरफ से ये बात क्यों कही गई थी, क्योंकि उस वक्त सबने ये कहा था कि इज़राइल के पास तो बहुत ज़्यादा असलहा है, ये बात क्यों की जा रही है? वो इसलिए कही गई थी कि अमेरिका को ये पता चल चुका था कि रशिया ईरान का साथ देगा, कि वहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उन्होंने असैसिनेट किया एंड सो ऑन। तो पता होना चाहिए था कि इजराइल हैज़ एजेंट्स देयर एंड कैन डू इट। बट ये जो खबरें अब आ रही हैं कि जी वो 2 महीने से पहले इस गेस्ट हाउस में बम रखा गया था, रिमोट कंट्रोल्ड, और तो इसका मतलब प्लानिंग काफ़ी पहले से हुई हुई थी। और दूसरी चीज़ ये कि ये साहब जब भी आते थे तो वहीं ठहरते थे। ये अगेन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज ये तो अगेंस्ट ऑल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, एक जगह पे आप दूसरी दफ़ा नहीं ठहरते। और वो पासदाराने इनकलाब के ज़रिए असर था, उनके ज़रिए हिफाजत, और ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हवाले में था। तो जाहिर है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, वहाँ इसराइल ने असासे बना लिए हैं, जिसकी वजह से ये हुआ है। अब बात यह है कि मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे कुछ रिएक्शन अटैक आएगी ईरान से। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने जो साथी हैं सारे इराक में, लेबनान में, हुथीज़, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब जो है इनके साथ मिलके कुछ बनाना पड़ेगा, और वो भी सीक्रेट रखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी बिकॉज लीकेजेस की बड़ी खतरे हैं। तो ये बड़े हाई लेवल के ऊपर इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, और फाइनली एक्सिक्यूशन का प्लान बनना पड़ेगा। ये जल्दी नहीं होगा, दिस इज माय व्यू। दूसरी चीज़ ये है कि इस पे कैलिब्रेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसराइल ने नहीं कहा कि हमने मारा है। तो अब अगर ईरान अटैक करता है तो ईरान भी शायद ये चाहेगा कि हम ना कहें कि हमने किया। बिकॉज अगर ईरान एक्सेप्ट कर लेता है कि उन्होंने अटैक किया और इजरायली एसेट्स या इजरायली एम्बेसीज या इजरायली ऑफिशियल्स या इसराइल के ऊपर, तो फिर एक ओपन वॉरफेयर की वो ऐलान होगा। क्योंकि इसीलिए इसराइल ने इसमें नहीं, इसराइल ने एक्सेप्ट किया था कि बेरूत में किसको मारा, मगर यहाँ वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं अभी तक नहीं क्लेम किया गया, और वो करेंगे भी नहीं। अच्छा, वो इनडायरेक्टली कहेंगे कि हाँ, मगर ये ऑफिशियली कभी नहीं कहेंगे कि हमने मारा। तो अब ईरान को भी ये सोचना है कि क्या वो अब ऑफिशियली इसराइल को अटैक करते हैं या इसराइल के असासों को अटैक करते हैं, और कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो शायद ना करें डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली अगर करेंगे तो इसराइल विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और ऑलरेडी अमेरिका ने अपनी पूरा हमला जो है, मैसिव डिस्प्ले ऑफ फोर्स, F-16 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, हर किस्म की उन्होंने मिडिल ईस्ट की वहाँ भेज दी हैं, और तैयारी है पूरी, डिफेंस सिस्टम रेडी है, पूरी सिस्टम। तो अब अमेरिका तो कहता है हम डिफेंड करेंगे इसराइल को। डिफेंड का ये मतलब है कि फिर फैसिलिटेट भी करेंगे अगर इसराइल ने फिर कोई काउंटर अटैक करनी है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई मिसाइल्स जाती हैं या कुछ होता है ईरान से, तो उसको डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट इसराइल जॉर्डन भी उसने वो भी रोकेंगे जैसे पहले रोका था, सऊदी अरेबिया भी रोकेगा जैसे पहले रोका था, और अमेरिकन फोर्सेज जो हैं वो भी जैसे पहले उन्होंने रोकी थी इस दफा फिर वो रोकेंगे। लेबनान और मिस्र ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी रोकेंगे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि दूसरी साइड बिल्कुल तैयार है। जिन्होंने ये किया उन्होंने पहले ये प्लानिंग की है कि अगर ये कामयाब हो जाता है तो ईरान विल रिटेलिएट, ईरान अपने प्रॉक्सीज को बुलाएगा, सब
उन्होंने सब प्लानिंग की हुई है, क्योंकि उनके पास इनिशिएटिव था ना। इनिशिएटिव ईरान के पास नहीं था, उन्होंने तो 4 महीने पहले से ये प्लान बनाया हुआ था। अच्छा। 2 महीने के बाद उन्होंने सारी रेकी करके वहाँ बम प्लांट किया, फिर इंतज़ार में थे क्या होगा क्या नहीं। तो इट्स अ डिटेल्ड प्लान। तो इसलिए मैं समझता हूँ ईरान के पास ऐसा कोई डिटेल्ड प्लान नहीं है। अब वो बनाएंगे। अब जब वो बनाएंगे तो उन्होंने 2-3 चीज़ें सोचनी होंगी। एक ये सोचना होगा कि सरप्राइज अटैक होनी चाहिए, ये नहीं कि पहले ही डिस्कशन हो जाए कि कहाँ होना और कैसे होना है। अभी जब इस्माइल हानिया की शहादत से पहले भी जब यहाँ से ईरान ने अप्रैल में जब ये यहाँ से मिसाइल फायर हुआ और सारा कुछ हुआ, तो जॉर्डन या तो अमेरिकन की हमने बात डिस्कस की थी कि वो अमेरिकन सीरिया की तरफ गिरे, डेथ हुई है, या जॉर्डन की तरफ हुई है, वो दरमियान में। फिर उसके बाद वो कुछ उन्होंने मिसाइल्स रोका भी, सब कुछ किया। तो अभी जब इस्माइल हानिया की जब ईरान के सदर की तकरीब हलफ बर्दारी थी, तो वहाँ पर भी जॉर्डन का जो डेलीगेशन था वो ज़रा लो लेवल ऑफिसर्स थे। वो मैंने आपसे कहा कि 20 साल से कोई वहाँ पे इस लेवल की पर्सनैलिटी नहीं गई जो आज गए हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट है ईरान का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस विजिट में जो है ये बड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बात जो ईरान से भी आ रही है और मशरिक़ वस्ता से भी आ रही है, वो ये है कि जॉर्डन जो है वो किसी सूरत भी, किसी भी अंदाज में इसराइल पे अटैक हुआ तो वो डिफेंड नहीं करेगा। इजराइल ने ईरान के अंदर हमास के लीडर को असैसिनेट कर दिया और अब ईरान बोल रहा है कि वो इसका रिटेलिएशन करेंगे और इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, जिसके बाद पूरे दुनिया भर में स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही हैं। साथ ही साथ एक अनसर्टेनिटी का माहौल है और अब जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ईरान और इजराइल की फुल फ्लेजेड वॉर हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया की इकोनॉमी के लिए और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। हालांकि इसमें कैच ये है कि इजराइल ने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है, इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली है कि इस्माइल हानिया को उन्होंने ही असैसिनेट किया है। इसलिए इजराइल के पास प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी भी है, लेकिन फिर भी ईरान उसी स्टाइल में इजराइल के ऊपर रिटेलिएशन कर सकता है। एक बहुत बड़ा हमला करने के बाद वो ये कह सकते हैं कि ये हमला ईरान के द्वारा नहीं किया गया है। इसी बीच पूरी दुनिया देख रही है किसी ऐसे देश की तरफ जो दोनों देशों से बात कर सके और माहौल को ठंडा कर सके, और इस मामले में सिर्फ एक देश का ही नाम आगे आता है और वो है भारत। और उसका रीज़न ये है कि भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ ही बहुत ही अच्छे संबंध है। और अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो उनके ईरान के सुप्रीम लीडर और इजराइल के नेतन्याहू के साथ व्यक्तिगत संबंध भी बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसलिए पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में इंडिया मध्यस्थता करे या दोनों देशों को समझाने की कोशिश करे। और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट के सामने ये बात पहले भी बोली है कि ये वॉर का एरा नहीं है और अभी हमें वॉर से हट के इकोनॉमी और लोगों के ऊपर फोकस करना चाहिए।